माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आपका भी हाफ ईयरली बोर्ड परीक्षा चल रही है तो उसी कड़ी में मैं आप सभी के लिए हाफ ईयरली का नया नया वायरल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करता जा रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट होगा कि सर जी, आप भैया जी, आप ये जो पेपर लाते हो कहाँ से लाते हो। देखो, होता ये है कि जैसे हमारे पास या फिर आसपास कई स्कूलों में पेपर होते हैं, मैं आपके सामने तुरंत वायरल पेपर लेकर चला आता हूं। अब इससे होगा ये कि जो भी प्यारा साथी हमारे द्वारा बताए गए वायरल पेपर को पढ़ लेता है, तो जिस भी प्यारे साथी का अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुआ है ना, उस विद्यार्थी को कह सकते हो कि पेपर से पहले उसको वायरल पेपर पता चल जाएगा। और सभी जानते हो कि भाई साहब की ये जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, इनके जो पेपर होते हैं ये लगभग स्कूलों में सेम ही पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वायरल पेपर मैं आपके लिए नया क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन पेपर के आपको सारे प्रश्न अपने परीक्षा से पहले यानी अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले तैयार कर लेने हैं। अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो पेपर आप सभी का 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। 70 अंक इसका पूर्णांक रहने वाला है, और जिसमें मैं 15 मिनट जो आपको मिलेंगे पेपर में, वह आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, यानी प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, है ना। आगे अगर मैं निर्देश को पढ़ता हूं तो निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला निर्देश कहता है कि भैया सभी, कह सकते हो जो भी आपका प्रश्न पत्र है ये आपका 2 खंड में विभाजित है। ठीक है, खंड आ आएगा आपके पेपर में और खंड बा आएगा। ठीक है, अगर मैं खंड आ की बात करता हूं तो कह रहा है कि खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और अगर मैं खंड बा की बात करता हूं तो इसमें आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो इस श्रृंखला कुछ पेपर की इस तरीके से आपकी चलेगी, है ना प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा इस पूरे प्रश्न पत्र के वह सारे क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सही उत्तर बताता चलता हूं, सारे क्वेश्चन को आपको सही लगा लेना है। अब देखो, हम बात करने वाले हैं सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो आप लोग सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करके चले जाओ। पहला देखो प्रश्न है मेरा यहाँ पर कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। तो पहला प्रश्न देखो हमसे पूछा गया है कि आंधी और प्रतिध्वनि जो है ये किस विधा की रचना है, ये हमसे पूछा गया है, जो कि हमारे पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो, कहानी विधा की रचना है कि निबंध विधा की रचना है कि उपन्यास विधा की रचना है कि काव्य विधा की रचना है। तो ये देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 4 में से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि कहानी, आंधी और प्रतिध्वनि जो है हमारी कहानी विधा की रचना है। तो जैसे ये वाला प्रश्न है तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 को सही करना है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 में देखो हमसे पूछा गया है कि जो हमारी रचना दी गई है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सभी के सभी स्कूलों में ये वाला पेपर पूछा जा रहा है और सभी के सभी बच्चे इस पेपर को पूरा तैयार कर लें। तो हमारा देखो इसका कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखो दिया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 दिया राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 दिया हरि कृष्ण प्रेमी और 4 ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है कि जय पराजय किस विधा की रचना है। जय पराजय जो है किस विधा की रचना है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो, कहानी दिया है, उपन्यास विधा की रचना है कि नाटक विधा की रचना है कि आत्मकथा विधा की रचना है। तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो जय पराजय जो ये एक नाटक विधा की रचना हो जाएगी। तो आप लोग नाटक विधा को सही याद रखेंगे। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि एकांकी विधा पर आधारित रचना है। तो एकांकी विधा पर आधारित रचना कौन सी है, तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा। थलुआ क्लब दिया, लहरों के राजहंस दिया है, शकुंतला रेशमी टाई। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रेशमी टाई। तो आप लोग रेशमी टाई को याद कर लेना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो हमसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य देखो किसके माना जाता है, तो ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत दिया है, रामचरितमानस है और रामचंद्रिका है। तो इसमें से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 7 है। प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि साकेत के रचनाकार कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, सभी के सभी स्कूलों में यही वाला पेपर पूछा जा रहा है। बस पूरा तैयार कर लेना और पूरे के पूरे प्रश्नों को याद करके चले जाना। पूरा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, आप लोगों का पेपर है।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 दिया है हमारा महादेवी वर्मा, जो कि देखो 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये हमारा, और मैथिली शरण गुप्त दिया, इनमें से कोई नहीं। तो साकेत के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त को याद रखना है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे कह रहे हैं कि द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि द्विवेदी युग में कौन सी रचना लिखी गई थी। तो इसका देखो हमारा सही जवाब देखो कौन सा हो जाएगा प्रश्न। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, तार सप्तक दिया है, गीतिका दिया है, कामायनी दिया, प्रिय प्रवास दिया। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है प्रिय प्रवास। तो ये हमारी द्विवेदी युग की रचना कौन सी हो जाएगी, तो आप लोगों को प्रिय प्रवास को याद रखना है। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहे हैं कि गीतावली के कवि का नाम बताइए, मतलब गीतावली के कवि कौन है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये तो हमारा बहुत सरल है कि तुलसीदास जो है ये गीतावली के कवि हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 9 प्रश्न आप लोगों को बताए। तो पेपर देखिए आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर आप लोगों का सभी के सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है। तो आप लोग इसको जरूर से पूरा का पूरा तैयार करके ही जाना। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 10 हमसे देखो कह रहा है कि रीत काल की रचना क्या हो जाएगी। ये भी मेरा 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि रीत काल की रचना कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, रामचरितमानस दिया है, प्रिय प्रवास दिया है, प्रेम माधुरी दिया है और रामचंद्रिका दिया। तो ये मेरे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका, मेरा पूरा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि छंद को पढ़ते समय, अब एक प्रश्न आप लोगों का छंद से भी पूछा जाता है। तो एक प्रश्न आप लोगों का छंद से आता है। तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, तो उसको हम हमेशा यति कहते हैं। तो आप लोगों को यति को याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। तो आप लोगों को श्रृंगार रस को याद करना है। ये भी मेरा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आगे देखो बात करते हैं उपसर्ग। एक प्रश्न आप लोगों का उपसर्ग से भी आता है, उपसर्ग से प्रश्न जरूर आता है उपसर्ग से। तो देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 देखो हमसे कह रहा है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। ये भी मेरा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो हमारे देखो उपदेश शब्द में उपसर्ग यानी कि छोटू ऊ, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि चर और अचर में कौन सा समास हो जाएगा। चर और अचर में कौन सा समास हो जाएगा, ये भी मेरा 1 नंबर का ही आएगा कि चर और अचर में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका हमारा देखो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 को याद रखना है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तालाब का तत्सम शब्द क्या होता है, जो कि पेपर में हमारा 1 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। 4 ऑप्शन देखो, समुद्र दिया है, तड़ाग दिया है, झील दिया है, महासागर दिया है। तो हमारा देखो तालाब का तत्सम शब्द क्या होता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तड़ाग, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। तो ये देखिए मेरा प्रश्न नंबर 16 देखो आ गया है कि हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। एक पर्यायवाची शब्द पूछा गया हमसे और 1 नंबर का हमारा पर्यायवाची शब्द भी आता है। तो मधु दिया है, वारी दिया है, सारंग दिया है और अमृत दिया है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सारंग जो होता है ये हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। सभी प्रश्नों को नोट कर लेना और याद करके चले जाना। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसको हम वाच्य प्रयोग कहते हैं। तो आप हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो उसको हम वाच्य प्रयोग कहते हैं, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर देखो मेरा प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये भी मेरा 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 देखो हमसे कह रहे हैं कि मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। मतलब कि हमारा जो मति शब्द है, मति शब्द में तृतीय विभक्ति बताना है और उसका बहुवचन रूप क्या होता है ये भी हमें बताना है। तो हमारा ये 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तो इसका हमारा देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। मतलब कि मति भी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को मति भी को सही करना। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि यह घर अच्छा है। तो देखो प्रश्न को पढ़ेंगे पहले कि यह घर अच्छा है। इस वाक्य में जो हमारा यह पद है, मतलब जो हमारा यह वाला पद है, इसको हम क्या कहते हैं, तो यह हमें बताना है।
है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमें बताना है कि यह एक पद किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा। तो किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, तो ये मेरा ए नंबर का प्रश्न आने वाला है। गुणवाचक विशेषण दिया, सार्वनामिक विशेषण दिया है, संख्यावाचक विशेषण दिया, परिमाणवाचक विशेषण दिया। तो प्रश्न नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा पूरा क्लियर आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर सार्वनामिक को ही सही करके आना है। जैसे पेपर में आप लोगों को पेपर दिया जाए तो आप लोगों को सार्वनामिक को ही सही करना है। अब आगे देखो बात करते हैं। यहाँ से देखो आप लोगों का खंड बा स्टार्ट होता है। खंड बा में देखो क्या होगा कि आपके पेपर में गद्य, पद्य और लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, यानी कि आप लोगों का टोटल मिलाकर के जो आप लोगों का जो खंड बा है 50 नंबर का खंड बा भी पूछा जाएगा। तो ये जो 50 नंबर हैं आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के पक्के करवाने वाला हूँ। पूरी की पूरी क्लास देखो और अपने 50 नंबर आज की इस क्लास में पक्के कर लो। पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ और आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व भी कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 देखो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर देना है तो मैं पूरा पेपर एकदम सॉल्व करवा दूंगा। गद्य पद्य क्या होता है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा का पूरा देखो पेपर आप लोगों का आज की इस क्लास में सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ। ये जो प्रश्न है मेरा 6 नंबर का प्रश्न आने वाला है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने के लिए समझने को उत्सुक रहा। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ तक वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। तो इस तरीके से मुझे इसको पूरा पढ़ लेना है। पूरा का पूरा पढ़ने के बाद जब आप लोग इसे पूरा पढ़ लोगे तो यहाँ पर देखो 3 प्रश्न हमसे देखो पूछे गए हैं। ये जो प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये मेरा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो तो हमारा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है तो वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहे हैं कि मनुष्य को सत्य के निकट पहुँचाने में कौन सी शक्ति काम करती रही है। और प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ और प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखो संदर्भ बता दे रहा हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है। तो ये जो मेरा जो चैप्टर का नाम है, ये जो मेरा गद्यांश है, ये जो गद्यांश है, गद्यांश मेरा देखो पाठ का नाम हो जाएगा पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा, चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो ये मेरा चैप्टर हो जाएगा। इस चैप्टर से मैंने उठाया है और चांद पर आदमी, नोट कर लीजिए इसको। और इसके देखो लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे, लेखक भी नोट कर लीजिए, इसके लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। तो आप लोगों को जयप्रकाश भारती इसके लेखक भी हो जाएंगे। तो आप लोगों को जयप्रकाश भारती को याद रखना है। तो इस तरीके से मेरा पूरा देखो इसका मैंने संदर्भ लिखा दिया है। और जो इसका जो 2 प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, जितना तो आप लोग समझदार हैं। इसी में से थोड़ा बहुत काट पीट कर बना करके आप लोग लिख देना। और प्रश्न नंबर 2 जो ये 2 हैं इनका भी आप लोग उत्तर लिख देना। अब आगे देखो बात करते हैं, एक अथवा करके भी दिया गया है जिसमें से आप लोगों को 2 गद्यांश दिया जाएंगे। एक अथवा करके भी दिया जाएगा, आप लोग चाहें तो इसका भी उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिख देना। यहाँ पर देखो लिखा है कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें ना कविता की उद्दत कल्पना रहती है, ना आख्यायिका का लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, मतलब उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है, ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तथा इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने ही होंगे। ये इतना देखो पढ़ना है। तो देखो आप लोगों को पता चलेगा किस चैप्टर से लिखा है। यहाँ पर लिखा है क्या लिखूं, देखो क्या लिखूं, यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम लिख गया। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मैंने इसको क्या लिखूं चैप्टर से उठाया है। इतना आप लोगों को पता चलेगा। मतलब ट्रिक होती है, यानी कि इसके चैप्टर को पहचानने की ट्रिक होती है। तो मैं ट्रिक आप लोगों को बता दी कि गद्यांश कैसे पहचाना जाता है। चैप्टर का नाम देखो यहीं पर लिखा है कि क्या लिखूँ, चैप्टर से लिया गया। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इसके लेखक हो जाएंगे। तो इसको भी नोट कर लो, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इस चैप्टर के लेखक हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के लेखक को भी तैयार कर लो। और सबसे पहले देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। अब इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे।
पहला प्रश्न है, आर नंबर दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ में देखो, संदर्भ में क्या होता है कि पाठ और लेखक का नाम लिख देना। जैसे पाठ का नाम हो जाएगा क्या लिखूं, और लेखक का नाम हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब आगे देखो बात करते हैं, और यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर बाद देखो हमसे कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आप लोग कर लेना। और सा ऑप्शन दिया है कि निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया, ये भी मेरा 2 नंबर का आएगा, ये भी मेरा 2 नंबर वाला ये प्रश्न है। तो यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर मैंने ये भी कंप्लीट करा दिया। 2 में से आप लोगों को एक करना है, और कोई भी एक आप लोग कर देना। ये भी कोई या तो पहला करना है या फिर दूसरा करना, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगेगा आप लोग वैसा कर देना। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसको पढ़ेंगे। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नल नभ के आनंद तारागण आगणिता पार सुन चुका है, नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। तो ये यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो है, ये जो पद्यांश हमारा इस पद्यांश को मैंने किस चैप्टर से उठाया, तो इस पद्यांश को मैंने स्वदेश प्रेम चैप्टर से उठाया है। स्वदेश प्रेम पाठ का नाम है, स्वदेश प्रेम चैप्टर से उठाया है। और यहाँ से हमको पता चलता है कि लिया गया है, नहीं। तो स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और ये जो मेरा है स्वदेश प्रेम से मैंने इसको लिया है। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी, इसके लेखक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हो जाएंगे। अब देखो आगे बात करते हैं कि इस पेपर में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में देखो क्या लिखना है कि आप लोगों को इसके पाठ का नाम लिख देना और लेखक का नाम लिख देना। फिर यहाँ पर देखो रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी गई है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिख देना। फिर आगे देखो बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 को कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो किसकी महिमा का वर्णन किया गया, तो आप लोगों को लिख देना है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो रस भी लिख देना। अब आगे देखो बात करते हैं कि इस पेपर में कौन सा पद्यांश, दूसरा पद्यांश देखो कौन सा पूछा गया है। एक अथवा करके भी दिया गया है कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लोटे सत हार हार। इसको पढ़ेंगे। बहे चला दरगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में सम्मान। अब यहाँ पर देखो इस पेपर में देखो क्या क्या पूछा गया है। इस पेपर में देखो 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखो पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ लिखने पर आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। ब ऑप्शन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, इसका लिखने पर 2 नंबर इसके भी मिल जाएंगे। सा ऑप्शन देखो कह रहा है कि महादेवी जी ने हिमालय को किस रूप में देखा। तो महादेवी वर्मा जी ने हिमालय को किस रूप में देखा, ये भी मेरा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर आगे देखो बात करते हैं कि उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये मेरा 1 नंबर। मतलब कि 2 नंबर का ये पूछा जाएगा और 2 नंबर का ये, 2 नंबर यहाँ से बन जाएगा। आप लोगों का 6 नंबर का पद्यांश यहाँ से पूछ लिया जाता है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना। संदर्भ में क्या करेंगे, इसके पाठ का नाम लिख देना। तो इसके पाठ का नाम हो जाएगा हिमालय, इसके पाठ का नाम हो जाएगा हिमालय, इसके पाठ का नाम हो जाएगा। और अब जो बात करते हैं लेखक कौन हो जाएंगे, तो लेखक हो जाएंगे महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी ने इस पद्यांश को लिखा है। तो इतना आप लोगों का हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं, जो मेरा तीसरा दुख हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत पद गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। अब इस पेपर में आप लोगों के पेपर में यहाँ पर एक गद्यांश पूछा गया है, जो कि 5 नंबर का गद्यांश भी पूछा गया है और 5 नंबर का गद्यांश। चलो बात करते हैं कौन सा गद्यांश इस पेपर में पूछा गया है। तो इस गद्यांश में देखो इस पेपर में कौन सा गद्यांश आया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायं चंद्रिकायं बहुराजते आगणिता पर्यटका सुदूरभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र अयान्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोकम इमाम बहु प्रशंसन्ति। ये देखिए आपके पेपर में ये वाला इस बार गद्यांश पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी तैयार करो। ये जो गद्यांश किस चैप्टर से आया है, तो ये देखो मैं आप लोगों का चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ। तो उस चैप्टर का नाम हो जाएगा वाराणसी। तो वाराणसी इस चैप्टर का नाम हो जाएगा। तो आप लोगों को वाराणसी चैप्टर में जाकर के इसका उत्तर लिख देना है। 2 नंबर का संदर्भ लिखना है, 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद कर देना। तो यहाँ पर आप लोगों का 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एक और गद्यांश दिया है, अथवा करके भी दिया गया है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीले वर्तते मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधाराम
स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रहे नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं ग्रहीतं भवति। तो एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य। तो ये देखिए मेरे सामने एक और देखो गद्यांश लिखा है, जिसमें से एक गद्यांश ये हो जाएगा, एक गद्यांश ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसका, मैं हिंदी में अनुवाद करना है, इसका संस्कृत में आप लोगों को संदर्भित करना है। तो संदर्भ में क्या होगा, इसको उठाया गया, इसको ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो इस चैप्टर ये जो लिया गया है भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, तो इसका हिंदी में अनुवाद भी कर देना। अब आगे देखो बात करते हैं, एक यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पेपर में 5 नंबर का एक पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का पद्यांश देखो पूछा जाएगा। पहला पद्यांश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब ये देखो इस पेपर में इस बार ये वाला पद्यांश पूछा गया है। तो ये वाला पद्यांश आपके पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना, कहीं से भी तैयार कर लेना, क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेना या फिर कहीं से भी गूगल की सहायता से आप लोग इसको तैयार कर लेना। अब देखो अगला देखो एक और अथवा करके भी दिया गया है कि अपदो दूरगामी चा शास्त्रो नाचा पंडिता अमुख स्फुट वक्ता चा योजनाति सा पंडिता। देखो दो पद्यांश दिए गए, आप लोग चाहो तो इसका भी पद्यांश लिखो या फिर इसका, 2 में से एक आप लोग कर देना, तो 5 नंबर उसका भी मिल जाएगा आप लोगों को। अब आगे देखो बात करते हैं, एक और देखो प्रश्न हमसे पूछा गया, प्रश्न नंबर 5 कि खंड काव्य भी पूछा गया। 3 नंबर का खंड काव्य आता है। तो खंड काव्य में क्या होता है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग खंड काव्य को पढ़ करके पूरा तैयार कर लेना। अपना जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस जिले में आप रहते हैं, वहाँ से आप लोग खंड काव्य पता कर लेना, तो आपके टीचर आप लोगों को बता देंगे कि आप कि ये अलग खंड काव्य आएगा, आप लोग इसको तैयार कर लेना, वही आप लोग खंड काव्य तैयार कर लेना बस। देखो ये सब दिया, मुक्त दूत खंड काव्य दिया है, ज्योति जवाहर भी खंड काव्य दिया है। तो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खंड काव्य हैं, आप लोग सब में इसमें से कोई एक खंड काव्य तैयार कर लेना। अब देखो एक और ज्योति जवाहर दिया है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। कर्ण खंड काव्य के 4th सर्ग जो श्री कृष्ण और कर्ण का सारांश लिखना है। तो ये देखिए सभी के सभी आप लोग इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और तैयार करके चले जाइए। ये देखिए सब कुछ है जो कि आपके पेपर में ये सब पूछा गया है, तो आप इन सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेवाड़ मुकुट भी दिया है, मेवाड़ मुकुट खंड का आपकी कथा को संचय में लिखना है। तो ये सब कुछ आप लोग कथा को संचय में लिख देना। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रश्न नंबर 6। यहाँ से मैं आप लोगों का प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों का सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है आप लोगों का बहुत ही इस बार बहुत सभी जगह ये वाला प्रश्न पेपर पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना सॉल्व भी करा दूँ पूरा। 5 नंबर का पूछा जाएगा, एक लेखक का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों को तीनों के तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लेना, तीनों जीवन परिचय तैयार कर लेना और याद करके चले जाना। अब आगे देखो बात करते हैं कवि के जीवन परिचय के बारे में। तो एक कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। तो देखिए कवियों में से आप लोगों को किन किन कवियों का जीवन परिचय तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी आपके पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पर देखो कुछ कवियों के नाम आपके पेपर में पूछे गए, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आपके पेपर में कौन कौन से कवि पूछे गए हैं। तो कवियों में से आप लोग महादेवी वर्मा जी को तैयार कर लेना, सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत। इस बार आपके पेपर में 4 कवियों के जीवन परिचय आए हैं, तो चारों के चारों को तैयार कर लो, या फिर आप लोग इसमें से कोई एक तैयार कर लो। महादेवी वर्मा जी को तैयार कर लो, या फिर आप लोग सूरदास जी को तैयार कर लो, या फिर आप लोग तुलसीदास जी को तैयार कर लो, या फिर सुमित्रानंदन पंत को तैयार कर लो। कोई एक को तैयार करके चले जाओ। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 हमसे देखो कह रहा है कि अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, 2 नंबर का श्लोक भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में पूछा ही ना गया हो। अब देखो आगे बात करते हैं कि आपके पेपर में एक और प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 हमसे करेंगे शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो एक पत्र भी लिखना है। पत्र जो है मेरे पेपर में 4 नंबर का आएगा, तो आपका पता है कि 4 नंबर का पत्र लिखना, कौन सा पत्र लिखना आपके पेपर में पूछा गया, तो एक पत्र लेखन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक अथवा करके भी पत्र लेखन पूछा गया कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। तो इतना आप सब कुछ करने के बाद फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या होगा कि संस्कृत के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, संस्कृत के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे।
जो कि इस तरीके से है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का हमारा इस संस्कृत का प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इन सबको तैयार कर लो। तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं कि वाराणसी नगरी केशम संगम स्थली अस्ति, प्रलिकाया किम उत्तरम असीत, और भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, गीताया का संदेश। तो ये हमारे सब पूछा गया। तो 2 प्रश्नों को उत्तर आप लोग लिख देना, पेपर देने जाना तो यहाँ से 2 प्रश्नों को, कोई 2 प्रश्नों को उत्तर याद कर लो, जा करके वो लिख देना वहाँ पर। आप प्रश्न नंबर 10 देखो क्या करें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध भी पूछा गया है, जो इस तरीके से देखो पूछा गया, बेरोजगारी एक अभिशाप। दूसरा पूछा गया कि पर्यावरण प्रदूषण। नंबर 3 निबंध है कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, और नंबर 4 है कि वृक्षारोपण का महत्व। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को निबंध भी बता दिया है, पूरा पेपर मैंने आप लोगों का बता दिया है, जो कि आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा। तो वही पेपर मैंने आप लोगों को पूरा सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोग इस पेपर को पूरा तैयार करो और पढ़ करके चले जाओ। जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।